हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हमारी ये साइंस की क्लास है, मंडे को हमारी साइंस की क्लास होती है और हम साइंस की क्लास में जो केमिस्ट्री का टॉपिक कर रहे थे, आपने अगर मेरे पिछली 3 क्लासेस अगर परमाणु की यानी हम पदार्थ और परमाणु की संरचना जो पढ़ रहे थे वो नहीं देखी हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगी और उन्हें आप ज़रूर देखें, तभी आपको ये आज की क्लास समझ में आएगी। और हम जो आगे पढ़ चुके थे, वो हम पढ़ चुके थे मिश्रण के बारे में और थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में भी पढ़ा था कि ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने अभी सामने ये बन रहा है परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक मिश्रण, तो इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन हम पहले कर चुके थे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं और ये सब पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। पर लेकिन अभी हमें परमाणु की संरचना के बारे में और विस्तार से समझना है कि परमाणु होता क्या है और उसके आगे चल के हमें तत्व तक पहुंचना है, परमाणु से अणु, अणु से तत्व तक। तो यही हमें एक एक करके अभी पढ़ना है, क्योंकि हमने मिश्रण के बारे में तो पढ़ लिया, जो यौगिकों के मिक्सचर हो जाने से बनते हैं। पर लेकिन अब हम परमाणु की संरचना पे पढ़ेंगे, जो सबसे पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। तो बच्चों हम यही स्टार्ट करते हैं। तो परमाणु की संरचना में सबसे पहले परमाणु के बारे में जिन्होंने बताया था वो 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था और उन्होंने ये बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण उन्होंने बोला। और उन्होंने बताया कि सबसे सूक्ष्मतम कण है और कैसा कण है? जो अविभाज्य कण है। कैसा कण है? अविभाज्य कण। इसका मतलब यह है कि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाइए और एक ऐसे कण पर पहुंच जाइए जो कैसा है? अविभाज्य। ये जॉन डाल्टन ने बताया। पर आगे जब आधुनिक खोजें हुई तब पता चला कि परमाणु के अंदर भी कुछ और सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, कुछ और मौलिक कण पाए जाते हैं, यानी परमाणु के अंदर भी कुछ और कण हैं, कुछ उसके मूल कण हैं, कुछ मौलिक कण भी हैं, जिनके बारे में जॉन डाल्टन ने नहीं बताया था। बस जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी काफी सालों तक चली, क्योंकि वो अविभाज्य कण है परमाणु और सूक्ष्मतम कण है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इन्होंने ये भी है इसमें कि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु किसमें भाग ले रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में। अभी हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में इसी चैप्टर में आगे विस्तार से पूरा पढ़ेंगे कि कैसे वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पहले अभी ये है कि ये जो मौलिक कण परमाणु में पाए जाते हैं और परमाणु की क्या संरचना होती है, कैसी संरचना होती है, इसके बारे में और वैज्ञानिकों ने एक एक करके खोज करी। तो हम ऐसे ही एक एक करके उन खोजों के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना क्या होती है। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहली हम जो संरचना जो स्ट्रक्चर लेंगे, वो जो मॉडल लेंगे, जो परमाणु का मॉडल दिया था जे जे थॉमसन का लेंगे। अब थॉमसन, टॉमसन, कोई भी नाम ले सकते हैं ना। तो थॉमसन, और अंग्रेजी में था को ना बोल के क्या हम ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए थॉमसन, टॉमसन। तो देखिए यहाँ पे जे जे थॉमसन ने उन्होंने जो बताया था वो ये बताया था कि परमाणु के जो स्ट्रक्चर है, देखिए आप इसको देखिए ध्यान से, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। उन्होंने बताया था, इसको मैं थोड़ा सा और, कि परमाणु की जो संरचना होती है वो लाइक तरबूज जैसे टाइप की होती है, जैसे ये इसमें आप देखेंगे। तो ये एक परमाणु की, सॉरी, जस्ट मिनट, हाँ। अब ये जो परमाणु की स्ट्रक्चर जो होती है वो लगभग ऐसी होती है। देखिए आप इस तरबूज को, आप इसमें तरबूज को देख रहे हैं, तो ये तरबूज जैसी संरचना इसकी है। और इसमें जैसे ये बीज है, ये जो बीज है ये इलेक्ट्रॉन को बताएंगे। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन टाइप का, उन्होंने पुडिंग टाइप की स्ट्रक्चर बताई थी। तो ये, और ये जो इसका तरबूज का लाल पार्ट होता है, इसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोला, है ना, प्लस पार्ट बोला। तो ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि अब उस जब तक प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने बताया था, यानी कि नेगेटिव चार्ज के बारे में। तो देखिए आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा, जैसे तरबूज का पूरा लाल भाग है वो प्लस
प्लस पार्ट है, यानी ये प्लस वाला भाग है, धन आवेश वाला भाग है। और उसके क्या है, बीच में काले काले बीज की तरह क्या है, माइनस है, जैसे ये माइनस इस तरीके से, तो माइनस वाला पार्ट है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी माइनस के, ये जो माइनस है ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और उन्होंने ये मॉडल दिया था किसके, परमाणु मॉडल के बारे में। आप ये समझ गए होंगे कि जे जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो एक लड्डू लड्डू समझ सकते हैं कि लड्डू की तरह, कि लड्डू में जो काली काली इलायची जो धसी रहती है वो उसका माइनस पार्ट, माइनस वाला भाग है। और बाकी पूरा जो लड्डू का जो भाग है, मोतीचूर का लड्डू हो या पीला पीला जो पूरा भाग है उसका, वो क्या कहलाएगा, प्लस पार्ट कहलाएगा। यानी सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, प्लस पार्ट की। और उसमें जो धसे हुए हैं, जैसे तरबूज का पूरा लाल पार्ट क्या है, लाल पूरा भाग पॉजिटिव है, धन है। और उसमें जो बीज धसे हुए हैं वो नेगेटिव है। ये बताए थे किसने, जे जे थॉमसन ने बताया था अपना परमाणु मॉडल में, कि परमाणु की संरचना इस तरीके की होती है। आपको ये चीज समझ में आई होगी। पर लेकिन क्या हुआ, जे जे थॉमसन का ये परमाणु मॉडल की बहुत आलोचना हुई, बहुत सारा उनमें दोष निकाला गया, सारी चीजों के बारे में उनमें बताया गया कि ये कमी है, वो कमी है। क्योंकि अगर देखिए, आप ही खुद देखिए, प्लस का भाग ज्यादा होगा इसमें, माइनस थोड़े से ही है, वो बीज की तरह धसे हुए हैं। तो पहली बात तो परमाणु के स्थायित्व की बात आती है। स्थायित्व के साथ साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ये बताया नहीं गया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर करते हैं। क्योंकि उसमें आप देखेंगे आगे चल के कि है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पेक्ट्रम भी दिखाते हैं। तो उसके बारे में भी जे जे थॉमसन नहीं बता पाए, परमाणु के स्थायित्व के बारे में भी नहीं बता पाए। ये भी नहीं बता पाए कि कहाँ इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से, उन्होंने तो बस ये बता दिया फैले हुए होते हैं, पूरे प्लस और माइनस क्या होते हैं, फैले हुए और एकदम धसे हुए, इस तरीके की संरचना बता दी। तो ये जो संरचना है इसकी काफी आलोचना हुई। और आलोचना उसमें तुरंत फिर सेकंड नंबर पे एक मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल, जो काफी हद तक सही था। देखिए आप रदरफोर्ड का मॉडल, अब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इस परमाणु मॉडल में क्या था, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। देखिए ये यहाँ पे, ये आप इधर थोड़ा सा इधर देखिए, मैंने इसमें थोड़ा बड़ा सा कर देती हूँ मैं आपके लिए, कि ताकि आपको समझ में आए। उन्होंने एक क्या ले ली थी, पतली सी सोने की एक ऐसी झिल्ली सी ले ली, एक पर्दा सा ले लिया, जैसे आपको दिख रहा होगा ये झिल्ली सी पर्दा सा ले लिया है, ये वाला। यहाँ पे मैं इसमें समझाती हूँ आपको, ये झिल्ली सी ले ली, पर्दा सा। और इसमें अब यहाँ से, इसमें से क्या किया जा रहा है, अल्फा पार्टिकल्स, जो अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा जो कण थे, उनकी बौछार कराई गई थी झिल्ली पर। यानी कि झिल्ली जो थी पतली सी, उस पर अल्फा बौछार कराई गई। और उस बौछार से किस तरीके के परिणाम आए, वो इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिले। जैसे मैं यहाँ पे आपको, जस्ट मिनट देखिए, अभी अभी हम इसको समझते हैं। तो अल्फा पार्ट्स की बौछार कराई। और इसमें देखिए आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको देखिए, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपके लिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि जे जे थॉमसन ने कैसा मॉडल दिया। तो थॉमसन का भी इसमें मैंने बताया है। तो देखिए उन्होंने तो ये बता दिया कि अल्फा पार्ट्स में, इनमें इस तरीके से अगर जे जे थॉमसन के मॉडल को देखा जाए तो क्या है कि आप देखेंगे उसमें प्लस और माइनस क्या है, बटे हुए हैं। और जब प्लस और माइनस उतने ही बटे हुए हैं, तो एक बात बताइए, परमाणु जो है वो क्रिया भी करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है, क्रिया भी करता है। अगर इस तरीके का जे जे थॉमसन का मॉडल होगा तो परमाणु बिल्कुल क्या है, स्थिर है, मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, तो वो क्रिया ही नहीं करेंगे एक तरीके से। जे जे थॉमसन के अकॉर्डिंग देखिए, आप देखिए अल्फा कणों की अगर बौछार कराई जाएगी तो वो अल्फा कण सीधे सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि पूरा ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से सीधे निकल रहे हैं, क्योंकि माइनस भी, माइनस वाले पार्ट इधर हैं, प्लस वाले पार्ट इधर हैं। तो प्लस क्या करेगा, उनको इफेक्ट, मतलब एक तरीके से
वो तो माइनस से वही हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, सीधे के सीधे जो है वो निकल रहे हैं, खाली खाली जब बता दिया उन्होंने मॉडल तो इस तरीके से निकलेंगे। और ज्यादातर प्लस का पार्ट होगा तो अल्फा कण वापस भी लौट जाएंगे इस तरीके से। पर लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो ये वाला, आप इधर नीचे देखिए, रदरफोर्ड ने जो अल्फा कणों की बौछार करवाई, सोने की पतली झिल्ली पर कराई, तो बच्चों क्या हुआ, उसमें कुछ कण तो क्या हो गए, खाली निकल गए। देखिए, तो उन्होंने यही बोला कि परमाणु का अधिकतर भाग कैसा होता है, खाली होता है, यानी परमाणु का अधिकतम भाग खाली होता है। देखिए अधिकतम भाग खाली कैसे, खाली होता है। ये देखिए, आप इधर देख रहे होंगे, ये सीधे निकल रही हैं, ये खाली है, यानी इसमें से कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये खाली है। यानी अधिकतम भाग कैसा है, खाली है, वो बिल्कुल सीधे निकल गई हैं। जहां पर माइनस से वो माइनस की तरफ आती है, क्योंकि अल्फा कण की जो, बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अल्फा कण है ना, उनका जो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अल्फा कण का जो नेचर है वो पॉजिटिव होता है, यानी धनावेशित होता है, धनावेशित होता है अल्फा कणों का। और धनावेशित होता है तो जब धन ऋण से टकराता है, यानी ये माइनस है, ये देखिए, ये ब्लू ब्लू कलर के क्या है, माइनस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है। जब इनसे टकराता है, टकराएगी अल्फा कण, तो क्या हो जाएगी, ये आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे ये इस मॉडल में आप देख रहे होंगे, आकर्षित हो रही है उसकी तरफ। देखिए यहाँ पे अल्फा कण क्या हो गया, आप भी जानते हैं प्लस और माइनस क्या होंगे, आकर्षित। तो ये देखिए आकर्षित हो रही है, ये इसकी तरफ क्या हो रही है, आकर्षित, इस तरीके से। और अगर प्लस की तरफ आएगा, यानी बीच में एक ऐसा कण था, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कणों की जो बौछार कराई थी, बीच में एक ऐसा मतलब अल्फा कण की बौछार ऐसी आई कि वापस, ये समझो कि एक जैसे कि बंदूक की हथगोले की तरह से एक फेंका गया है और वो वापस पुनः लौट आया है। इस तरीके से वापस मतलब प्रतिकर्षण हो गया, मतलब वापस लौट आया है, यानी प्रतिकर्षण हो गया। आपको ये रदरफोर्ड का मॉडल समझ में आया होगा कि उन्होंने सोने की झिल्ली पर इस तरीके से ये बौछार कराई। उस बौछार में ज्यादातर पार्ट से तो क्या हो गई, सीधी सीधी क्या निकल गई, किरणें निकल गई, सीधी निकल गई। यानी कि उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकतम भाग कैसा होता है, खाली होता है। और परमाणु के चारों ओर गोले में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर वृत्ताकार पथ में क्या लगाते हैं, चक्कर। ये उन्होंने बताया कि वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। और उनसे आप भी यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाई आकर्षित हो गए। और आकर्षित होने पर बीच में क्या है, जो परमाणु है उसके बीच में प्लस है। परमाणु के पूरे उसमें प्लस कहाँ है, ऐसे बिखरा हुआ नहीं है प्लस। प्लस कहाँ भाग में है, बीच में है, बीच पार्ट में, क्योंकि भाई प्रतिकर्षण हुआ है। अल्फा कण एक क्या है, प्लस है, धनावेशित है, तो उसके बीच में क्या है, बीच में अल्फा कण क्या हो गई है, या डालने पर वो प्रतिकर्षण हो गई है, प्रतिकर्षित हो गई है, मतलब वापस लौट आए। वापस जो डाला हमने वैसे ही, जैसे एक बंदूक की गोली छोड़ी हो और गोली क्या हो गई हो, वापस आ गई हो, ऐसा। मतलब सोने की झिल्ली से ऐसे, मतलब उन्होंने उसके एक परमाणु पर इस तरीके से उन्होंने डाला, तो उससे उन्हें पता चला कि जो परमाणु का जो प्लस चार्ज होता है, जितना भी प्लस चार्ज है वो बीच में होता है परमाणु के। तो उन्होंने ये तीन चार चीजें उन्होंने ये बताई कि परमाणु का अधिकतम भाग कैसा होता है, खाली होता है, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, और बीच में क्या होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, यानी कि जो बीच में आपके धनावेशित भाग होता है। और ये धनावेशित भाग जो बीच में होता है, इसको उन्होंने नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया, नाभिक। आपको ये ध्यान रखना है कि नाभिक के बारे में बताने वाले कौन थे, रदरफोर्ड। उन्होंने नाभिक के बारे में बताया। बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि रदरफोर्ड ने
अपने परमाणु मॉडल में अल्फा कणों की जो बौछार कराई, उसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि उन्होंने जो बीच वाला पार्ट था उसको उन्होंने बताया कि जो अल्फा कणें थी उसमें से अधिकतम भाग में से क्या हो गई, सीधी खाली निकल गई। और जो जो और भाग थे इलेक्ट्रॉन जहां थे, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की तरफ क्या हो गई, आकर्षित हो गई। और ये इस तरफ से आकर्षित होके क्या हो गई, उसके मार्ग विचलित हो गया। भाई आकर्षित होगी तो मार्ग भी विचलित होगा, तो ये आकर्षित हो गई, इसकी तरफ क्या हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉन है और इसकी तरफ ऐसे आकर्षित हो गई। और प्लस की तरफ क्या हो गई, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही प्लस की तरफ आती हैं, बीच में आती हैं, तो वापस यानी अल्फा कण क्या होती है, टकराती है और वापस आ जाती है उसी मार्ग से वापस। तो इसका मतलब यही है कि प्लस जो नाभिक पार्ट है वो बीच में है, नाभिक पार्ट यानी प्लस का पार्ट बीच में है। ये रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड ने ये प्लस के बारे में बताया, और उन्होंने ये भी चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार पथ में प्लस के क्या करते हैं, चारों तरफ गति करते हैं, मतलब घूमते हैं। अब उनकी कमी क्या थी, उनके दोष क्या थे इस मॉडल में? सबसे पहली बात तो वो अच्छे से बता नहीं पाए परमाणु के स्थायित्व के बारे में। परमाणु के स्थायित्व के बारे में वो बता नहीं पाए कि परमाणु जो स्थायी होता है वो कैसे होता है, तो उसके बारे में नहीं बता पाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बस ये बोल दिया जो नाभिक है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। और वहीं इलेक्ट्रॉन से प्लस की तरफ से क्या होता है, संतुलन हो जाता है, तो वो ऐसे स्थायित्व होता है। पर लेकिन पूरी तरीके से वो स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए। दूसरा एक रीजन और था कि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चों, वो उसमें क्या है कि आगे चल के और खोज हुई, और उनमें बताया कि जब इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अवरक्त किरणें दिखाते हैं, मतलब स्पेक्ट्रम दिखाते हैं, स्पेक्ट्रम कलर दिखाते हैं, यानी दृश्य क्षेत्र में क्या दिखाते हैं, ज्यादातर परमाणु जो होते हैं वो कलर्स दिखाते हैं। और ये कलर्स कैसे दिखता है, तो इनको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम के बारे में क्या नहीं बता पाए, स्पेक्ट्रम के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि कैसे ये कलर्स आते हैं, परमाणु कैसे कलर दिखाते हैं, तो इनके बारे में नहीं बता पाए रदरफोर्ड। तो उनका मॉडल क्या हो गया, बिल्कुल रिजेक्ट हो गया इसके बारे में। अब हम आगे अगर इसको देखें कि इन्हीं रदरफोर्ड के मॉडल को मतलब आगे रदरफोर्ड के मॉडल में बताने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने के लिए या बताने के लिए, नील्स बोर बोर देखिए, तो मैंने आपको जेजे थॉमसन का मॉडल बता दिया, दूसरा रदरफोर्ड का मॉडल, और अब आएगा जेजे सॉरी नील्स बोर का। नील्स बोर मॉडल, परमाणु मॉडल, इन्होंने क्या है, देखिए रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, जो मॉडल था वो परमाणु संरचना का, वो कहीं हद तक थोड़ा सही था, क्योंकि नाभिक जो होता है वो परमाणु के क्या होता है, बीच में ही होता है। पर उन्होंने जिस तरीके से मॉडल दिया कि इस तरीके से कि नाभिक का पूरा क्षेत्र क्या है, जैसे मैं इसमें आपको दिखाऊं, पूरे उसमें उन्होंने बताया कि, और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से, जैसे मैं इसमें आपको स्ट्रक्चर बताऊं, तो नाभिक का ज्यादातर भाग क्या है, केंद्र में होता है। ये केंद्र में आपको दिख रहा होगा, ये नाभिक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके चारों तरफ गति करते हैं, ये भी बताया उन्होंने। पर लेकिन वो इस तरीके से बता नहीं पाए कि मतलब कलर्स कैसे देते हैं, स्पेक्ट्रम कैसे दिखाते हैं, उनका स्थायित्व कैसे होता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति कर रहा है, भाई प्रोटॉन के चारों तरफ गति कर रहा है, तो एक दिन गति करते वृत्ताकार पति पथ में अगर चक्कर कर रहा है, तो एक दिन इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, प्लस में गिर जाना चाहिए, बिल्कुल नाभिक में गिर जाना चाहिए। क्योंकि भाई उसका आकर्षण और इलेक्ट्रॉन का गति करते करते ऊर्जा का हास ही तो करेगा, ऊर्जा निकालेगा, और ऊर्जा निकालेगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, उसमें ऊर्जा की कमी हो जाएगी और वो प्लस में आके गिर जाएगा। तो ये ऐसे अगर प्लस में आके गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, परमाणु का कोई स्थायित्व नहीं रहेगा। तो ये चीज उनकी मतलब क्या थी, मॉडल में कमियां थी, और ये कमियां दूर करने के लिए नील्स बोर का मॉडल आया। नील्स बोर मॉडल, परमाणु मॉडल में हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, उन्होंने ये बताया
नील्स बोर ने उनकी कमी देखिए, उन्होंने जो ऊर्जा का है, ऊर्जा के बारे में उस समय क्वांटम थ्योरी आ गई थी। नील्स बोर से पहले क्या आ गई थी? क्वांटम थ्योरी। और उन्होंने क्वांटम थ्योरी से ही अपना पूरा मॉडल, जो परमाणु मॉडल था, वो बताया। उन्होंने बताया कि बीच में नाभिक होता है, जैसे ये इसमें मैंने एटॉमिक यहाँ पे मॉडल ले रखा है, और उसमें तो उन्होंने इस तरीके से मॉडल दिया अपना। और ज्यादातर मैं आपको बच्चों बता दूं तो नील्स बोर ने हाइड्रोजन, जो परमाणु मॉडल था हाइड्रोजन का, क्योंकि सबसे छोटा परमाणु वही होता है, तो हाइड्रोजन पे अपना परमाणु मॉडल दिया था उन्होंने। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से उन्होंने बताया कि बीच में नाभिक होता है, बीच में नाभिक है, इसके चारों तरफ ये नाभिक है। और नाभिक में उस समय ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बता दिए, ये न्यूट्रॉन की खोज भी हम अभी आगे देखेंगे। तो प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में ये बताया कि बीच में नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में, नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ऐसे अतर पतर नहीं, ये कि इधर उधर चक्कर नहीं लगाते हैं, निश्चित कक्षाओं में, निश्चित ऑर्बिटल्स में क्या है, चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये किसने बताया? नील्स बोर ने। तो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये उन्होंने बताया। और इसमें एक और चीज उन्होंने बताई, जब निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, जब चारों तरफ चक्कर लगाएंगे निश्चित कक्षाओं में, तब उन वो ऊर्जा का ऐसे हास नहीं करते हैं, निकालते नहीं है, या ऊर्जा का इस तरीके से उनकी कमी नहीं होती है। ऊर्जा कब लेंगे और कब निकालेंगे, तो वो देखिए मैंने यहाँ पे बताया है। तो निश्चित कक्षाएं, जैसे कि ये N1 कक्षा है, ये पहला गोला, और ये आपको ये पहला गोला दिख रहा है, तो इसको मैं, ये पहली जो कक्षा है ये के है, ये एल है, ये एम। उन्होंने जो और मतलब अपनी कक्षाओं के बारे में बताया, उनमें कोश कोश बताए, एल के एल एम, इस तरीके से कोश। तो कोश होते हैं, उसमें कक्षाएं होती हैं, तो निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। पर जब इलेक्ट्रॉन, जब देखिए ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आपको ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, मैं इसको छोटा कर देती हूँ और इसको स्ट्रक्चर को बड़ा कर, थोड़ा सा जस्ट मिनट। ये क्वेश्चन थी जो मैं थोड़ा सा आपको, हम्म, ये देखिए मैं इसमें थोड़ा बड़ा कर दिया जिससे आपको ये दिखाई दे। हम इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम पूरा नहीं पढ़ रहे। मैंने अभी बताया कि क्वांटम सिद्धांत पे उन्होंने बताया कि क्योंकि क्वांटम सिद्धांत क्या बोलता है, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उसका कोई पदार्थ जब अवशोषण करता है तो पैकेजेस फोटॉन्स के रूप में करता है, यानी पैकेट्स के रूप में ऊर्जा का तो अवशोषण, तो यही चीज बताई थी। तो उसी के आधार पे उन्होंने बताया। तो देखिए जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये बड़ा दिख रहा होगा आपको, मैंने अब स्ट्रक्चर बड़ी कर दी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा में यानी उच्च कोश में जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जा रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं यहाँ बता देती हूँ, जब इलेक्ट्रॉन उच्च में जाता है, उच्च कोश में जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब उसमें जाता है, ऊपर वाली कोश में जाता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ऊपर वाली कोश में जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने लिए ऊर्जा लेगा। भाई आपको भी पता है जब ऊंचाई पे जाना होता है तो एकदम एनर्जी लेनी होती है, एनर्जी का क्या करना होता है, लेना होता है। तो ये अवशोषण करेगा, उस समय ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा, लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च अपनी उच्च कक्षा से, जैसे आप यहाँ देखेंगे ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये उच्च ऊर्जा से कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे निम्न में, निम्न में आता है, तो वो अपनी ऊर्जा का क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये चित्र बनाया है। तो ये अपनी क्या करता है, एनर्जी लॉस करता है, यानी एनर्जी निकालता है। और किसके रूप में निकालेगा, फोटोन के रूप में। किसके रूप में, फोटोन, क्योंकि प्रकाश स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। आप भी देखेंगे प्रकाश के जो रोशनी है वो स्पेक्ट्रम दिखाती है, वो फोटोन्स में ही दिखती है, पैकेट्स के रूप में। तो वो फोटोन्स के रूप में क्या निकालेंगे, अपनी एनर्जी निकालेंगे पैकेट्स के रूप में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये नील्स बोर ने बताया। तो और क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की तरफ आते हैं, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको।
तो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था उससे हमें क्या समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया कि जो प्लस होता है वो बीच में होता है, धन उन्होंने बताया, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं कोश में। ये कोश है निश्चित कोश, जो हम आगे अभी अभी समझेंगे। निश्चित कोश है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनका मॉडल काफी हद तक सही था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए हैं इसमें, और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें बनाए हैं, और इसमें ये निश्चित कक्षाओं में क्या है चक्कर लगा रहे हैं। ये एक एक कक्ष जो कोश है वो के है, और ये वाला क्या है एल। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब निम्न कक्षा से, ये जो के वाली कक्षा है इससे निम्न से जब उच्च में जाएगा तो ऊर्जा लेगा, और जब वह लेता है, और जब वह उच्च वाली से क्या किस में आता है, निम्न की तरफ। किस में आता है, निम्न की तरफ आता है, तो क्या करता है, ऊर्जा निकालता है। पहले ऊर्जा को निकालेगा। बात आ गई समझ में इतनी चीज, कि जब आएगा तो उसको इतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं होगी, और वो ऊर्जा का क्या कर देगा, निकाल देगा। ये यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा उनका परमाणु मॉडल। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट हो गया कि बीच में प्लस है, और ये तो यहाँ पे हम क्या क्या समझ गए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, पहला मौलिक कण। रदरफोर्ड ने इससे पहले गोल्डस्टीन ने ही खोज कर दी थी प्रोटॉन के बारे में, पर उन्होंने धनावेशित कण बोला, पर लेकिन प्रोटॉन जो नाम दिया था किसने दिया था, वो दिया था रदरफोर्ड ने। और फिर उसके बाद 1937 में हाँ वो लगभग न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी। किसकी, न्यूट्रॉन की। तो मैं अब यहाँ पे आपको इन तीनों के बारे में समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो परमाणु के तीन मौलिक कण हैं। तीन मौलिक कण कौन कौन से मौलिक कण हैं, तीनों मौलिक कणों के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर बात करें कि कौन कौन से, तो फर्स्ट जो मौलिक कण है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन में यहाँ कण लिख देती हूँ, उसके जो खोज करता है वो लिख देती हूँ यहाँ पे। आपको ये ध्यान रखना है, उसके नाम करता, और उस पे जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आवेश पाया जाता है। तो ये मैं यहाँ पे टेबल सी बना देती हूँ, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, इधर देखिए। तो ये यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन के खोज करता, जस्ट मिनट, खोज करता है जे थॉमसन। जे थॉमसन। और नाम करता भी कौन है, जे थॉमसन। अगर हम प्रतीक की बात करें कि इलेक्ट्रॉन को दिखाते किस रूप में, तो ई माइनस में, आपको प्रतीक का ध्यान रखना है। और इस पर आवेश ऋणावेश होता है, ये ऋणावेश होता है, आवेश। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये निश्चित कक्षाओं में क्या है, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के बाद सेकंड नंबर पे इसमें इसके बाद में यहाँ पे ये लाइन खींच देती हूँ, यहाँ पे आएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज में इसमें, तो प्रोटॉन का जो प्रतीक होता है वो P प्लस होता है। क्या होता है, P प्लस। और इसकी खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉन की खोज करता जो थे वो गोल्डस्टीन थे, गोल्डस्टीन। और इसका नाम जिसने दिया था वो रदरफोर्ड ने। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये पेपर में, कई पेपर में पूछा जा चुका है कि खोज किसने करी है, नाम किसने दिया है, तो ये आ चुका है। और बच्चे क्या करते हैं, इसी में गड़बड़ कर जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा क्या है, दिक्कत हो जाती है। और इस पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश। अब बात करेंगे प्रोटॉन के बाद किसकी, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज, एन, इसका जो प्रतीक होता है मैं यहाँ लिख देती हूँ। न्यूट्रॉन का जो प्रतीक होता है वो N0 होता है। क्या होता है, N0। और इसकी जो खोज करी थी न्यूट्रॉन की वो जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक, चैडविक ने की थी। और जेम्स चैडविक ने ही इसका क्या किया था,
नाम भी दिया था। और इसके बाद इस पर जो आवेश पाया जाता है वो शून्य, यानी कि इस पे कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, तो कोई भी नहीं, क्योंकि ये जीरो है। जीरो का मतलब ही यही है कि ये उदासीन है, इस पे कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, आवेश नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि तीन मौलिक कण जो पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन के, परमाणु के, और वो किस तरीके से होते हैं, ये मॉडल्स में भी आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये इधर स्ट्रक्चर बना देते हैं नेक्स्ट पेज पे बड़ा सा, जिससे आपको परमाणु मॉडल का, तो परमाणु मॉडल में बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि नाभिक कण होते हैं। और इसमें न्यूट्रॉन की संरचना जैसे ये N0, ठीक है। और यहाँ चारों तरफ कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये मॉडल जो है, इसके चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉडल है किसका, परमाणु का। और इसके बारे में हम आगे करके, क्योंकि ये जो मौलिक कण थे, तीन मौलिक कण कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे। आज हमने इतना जाना कि परमाणु मॉडल किस किसने दिया, रदरफोर्ड, जे थॉमसन के बारे में हमने रदरफोर्ड का मॉडल देखा, और हमने नील्स बोर का मॉडल देखा। और ऊर्जा का किस तरीके से निकालते हैं, तो उसी से स्पेक्ट्रम दिखता है, ये भी हमने जाना थोड़ा सा। और बच्चों, हमने इसके बारे में तीन मौलिक कणों के बारे में भी जाना कि कैसे कैसे होते हैं ये। और जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इन्हीं से रिलेटेड आ जाता है, खोज किसने करी, और कौन सा आवेश पाया जाता है, प्रतीक क्या होता है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास मेरी गुरुवार को भी होती है, तो गुरुवार को आपको जरूर जरूर लेना है। क्यों? क्योंकि हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें पूरा हम तत्वों के बारे में, हर एक जो 30 तत्व है उनके बारे में, उनके परमाणु मॉडल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, कैसे कोश होते हैं, क्योंकि हमने अभी इनके बारे में ही जाना है कि ये कोश है भाई, के है इसमें कोश, और ये एल है। आगे हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षाओं में, ये भी हम जानेंगे। तो इसके लिए आपको क्लास पे बने रहना है, गुरुवार की क्लास लेनी है। और बाकी जो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वो भी देखें। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिए बच्चों, बाय।